Keep watching Malik Law TV. वेलकम टू द शो नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल आर। पेश किया जाता है आपकी खिदमत में मलिक लॉ चैम्बर सोलिसिटर्स के ताउन से मलिक लॉ टीवी पे हर पीर की शब 8 से 9 बजे तक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मैं देता हूं आपको इमिग्रेशन लॉ के मतलब अपडेट्स और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में मिस्टर अली देते हैं आपको आपके सवालात के जवाबात। नाज़रीन, अगर आपको भी कोई इमिग्रेशन के मतलब परेशानी है, कोई सवाल है, कोई आप कंफ्यूजन है, तो आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliklaw.tv और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात हम आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें। नाजरीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब और आगाज़ करते हैं इमिग्रेशन अपडेट्स का। नाजरीन, जो सबसे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ, आपको पता कि इसी मंथ नया साल शुरू हुआ है। पिछले साल बहुत सी इमिग्रेशन रूल्स में चेंजेस हुई हैं। पर्टिकुलरली अप्रैल में PSW बंद कर दिया गया था होम ऑफिस की जानिब से। इसी तरह जुलाई में नई रिक्वायरमेंट्स आई थी फैमिली माइग्रेशन के हवाले से, जिसमें जो सबसे मेजर रिक्वायरमेंट थी वो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की थी। इसी तरह जुलाई में एक लैंडमार्क केस का डिसीजन किया था कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अलवी के केस में, उससे इमिग्रेशन रूल्स में चेंजेस हुई थी। इसी तरह मगर फर्दर देखें, अगस्त में स्टूडेंट्स जो थे Tier 4 पे उन पर इंटरव्यू होम ऑफिस या ब्रिटिश हाई कमीशन ने शुरू कर दिया था। कुछ लोगों का अभी भी करते हैं। इसी तरह मगर फर्दर देखें, अक्टूबर में कुछ और चेंजेस आई थी इमिग्रेशन रूल्स में, जिन्होंने ओवरस्टेयर्स को बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया। और फिर दिसंबर में चेंजेस दोबारा होम ऑफिस ने इमिग्रेशन रूल में की, जिससे उन लोगों को फ़र्क हुआ है जो ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम में है। इवन दो ये जो चेंजेस अभी दिसंबर से इन्फोर्स हुई हैं, वो होम ऑफिस तो कह रहा है नॉन सब्सटेंशियल चेंजेस हैं, बट उनका भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर जिनके इरादे थे कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन करने के। नाज़रीन, अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो लास्ट इन्फोर्स हुए थे इमिग्रेशन रूल 13 दिसंबर 2012 को इशू हुए थे और होम ऑफिस ने अपनी इंटेंशन जो होम सेक्रेटरी ने बताई थी वो चंद वीक्स पहले बताई थी। तो मेरी यही आपको एडवाइस है, अगर आपका कोई इमिग्रेशन प्रॉब्लम है, आपने कोई एप्लीकेशन करनी है, किसी अजीज़ का मैटर है, तो आप मेक श्योर करें कि आप इमिग्रेशन लॉ से बाखबर रहें। और एट दिस स्टेज ये एरिया बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो ये बहुत क्रूशल है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन करनी है, आपको रेलेवेंट लॉ और करंट लॉ के बारे में पता हो, अदरवाइज आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। नाज़रीन, अब जो इन्फोर्स किए थे इमिग्रेशन रूल, जो चेंजेस आई थी 13 दिसंबर से, उनमें एक जो मेजर चेंज थी वो ये थी कि अगर कोई स्टूडेंट है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वो स्विच नहीं कर सकता Tier 1 एंटरप्रेन्योर वीज़े के अंदर 200,000 कैटेगरी के अंदर। बट यस, अगर कोई स्टूडेंट है Tier 4 वीज़े के ऊपर है और वो स्विच करना चाहता है Tier 1 एंटरप्रेन्योर वीज़े के ऊपर और वो शो करता है 50,000 पाउंड किसी से स्पेसिफाइड सोर्स से, फिर वो अप्लाई कर सकता है। अब स्पेसिफाइड सोर्स ये है कि अगर किसी को कोई स्पॉन्सर हो या कोई यूके गवर्नमेंट फंडिंग दे या फिर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म फंडिंग दे, इसी तरह अगर कोई कंपटीशन में सीट कंपटीशन में जीते हों कोई फंडिंग को, वो स्पेसिफाइड सोर्स होता है जो काफ़ी मुश्किल है और रियलिस्टिकली काफ़ी डिफ़िकल्ट है। नाज़रीन, एक और जो चेंज की थी होम ऑफिस ने 13 दिसंबर से, वो ये की थी कि उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है गुड कैरेक्टर वेरी ब्रीफली।
पहले तो ये था कि गुड कैरेक्टर के जब कोई बंदा एप्लीकेशन करता था नेचुरलाइजेशन की तो उसे काफ़ी मुसीबत होती थी, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये होम ऑफिस की गाइडेंस में ना ही इमिग्रेशन रूल में क्लैरिफाई नहीं था कि कौन सा बंदा गुड कैरेक्टर का है, कौन सा बंदा गुड कैरेक्टर का नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर किसी की कोई कन्विक्शन हो, पुरानी कोई क्रिमिनल मैटर में इन्वॉल्व हो, उसको बहुत परेशानी होती थी। तो अब होम ऑफिस ने बिल्कुल इमिग्रेशन रूल क्लैरिफाई कर दिए हैं और बिल्कुल स्पेसिफिकली अगर आपकी कन्विक्शन है, पहले कोई क्रिमिनल मैटर है, तो बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं कि वेदर आप गुड कैरेक्टर की डेफिनेशन के अंदर आते हैं कि नहीं, अदरवाइज आपकी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन रिफ्यूज होने के चांसेस हैं। नाज़रीन, इसी तरह अगर मैं आपको इस साल का बताऊं, इस साल में एक तो जो लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में मेरे पास अपडेट वो ये है कि 4 जनवरी को होम ऑफिस ने एक और नई स्टेटमेंट इशू की है और उस स्टेटमेंट में होम ऑफिस ने मेंशन किया है कि वो लिखेंगे लंदन मेट्रोपॉलिटन स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कि वेदर वो एलिजिबल हैं लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के साथ पढ़ सकते हैं कि नहीं। आपको मैं अगर इसका बैकग्राउंड बताऊं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि 29 अगस्त 2012 को होम ऑफिस ने लाइसेंस रिवोक कर दिया था लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का। अब लाइसेंस जो रिवोक हुआ था वो लाइसेंस हुआ था उसके बाद पॉसिबल नहीं था लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी के लिए कि वो कंटिन्यू रखे या फिर नए स्टूडेंट्स को पढ़ाए जो नॉन ईए नेशनल हैं। बट उसके बाद जब लंदन मेट्रोपॉलिटन ने कहा कि ये डिसीजन जो होम ऑफिस ने किया है ये इलीगल है और वो इसी तरह केस हाई कोर्ट में ले गए और उन्हें परमिशन भी जुडिशियल रिव्यू की ग्रांट कर दी गई, तो फिर दोनों पार्टीज़ में कोई निगोशिएशंस हुई और होम ऑफिस और लंदन मेट्रोपॉलिटन के दरमियान ये एग्रीड हो गया कि वो उनके लिए पॉसिबल है कि जो स्टूडेंट्स उनके पास पढ़ रहे हैं और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हों उनको वो कंटिन्यू रखें पढ़ाने तक जब तक उनका कोर्स नहीं ख़त्म हो जाता या फिर एंड ऑफ एकेडमिक ईयर। इसी तरह नाज़रीन फिर अभी दोबारा होम ऑफिस ने जो स्टेटमेंट इशू किया वो ये किया कि वो स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे वैसे वो लंदन मेट्रोपॉलिटन के साथ रहना चाहते हैं या फिर वो स्विच करना चाहते हैं किसी और यूनिवर्सिटी में। इसीलिए होम ऑफिस ने स्टूडेंट्स को टाइम भी दिया था अगस्त से लेकर जनवरी तक कि अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है ताकि वो अफेक्ट ना हो इस डिसीजन से। बट अगर किसी ने अभी भी लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू नहीं की जो उसे कर लेनी चाहिए थी, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी चेंज नहीं की, या फिर जो होम ऑफिस ने उन्हें लेटर लिखा था उसका रिस्पांस नहीं दिया, तो माइट भी होम ऑफिस उन्हें दोबारा लेटर लिखे कि उनकी लीव कर्टेल कर दी गई है। नाज़रीन, इसी के साथ जो एक और मेरे पास अपडेट है वो यूरोपियन एप्लीकेशंस के हवाले से है। नाज़रीन, पहले तो ये होता था कि तमाम यूरोपियन ममालिक में अगर कोई ब्रिटिश एम्बेसी कौंसलेट या ब्रिटिश हाई कमीशन में एप्लीकेशन करता था तो वो एप्लीकेशन रेलिवेंट ब्रिटिश कौंसलेट ऑफिस जो थे वो डिसाइड करते थे और एप्लीकेंट को डिसीजन देते थे, डॉक्यूमेंटेशन देते थे। बट इस जनवरी से कुछ चेंजेस आई है प्रोसेसिंग के हवाले से। ये कुछ ममालिक हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर आते हैं जिनमें शामिल हैं डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया और स्वीडन। अब कोई एप्लीकेंट अगर इन ममालिक में एप्लीकेशन करेगा तो ये ब्रिटिश कौंसलेट वाले जो उसके डॉक्यूमेंट हैं एक सिक्योर डिलीवरी के थ्रू क्रॉयडन यूनाइटेड किंगडम में भेजेंगे और क्रॉयडन यूनाइटेड किंगडम में उनका डिसीजन होके वापस डॉक्यूमेंटेशन बैक ब्रिटिश हाई कमीशन को भेजे जाएंगे जो एप्लीकेंट्स को कांटेक्ट करेंगे। अब ये जो चेंज हुई है ये सिर्फ प्रोसेसिंग में चेंज है, इससे एप्लीकेशन पे की फ़ीस सेम ही रहेगी और प्रोसेसिंग टाइम भी सेम रहेगा। हाँ, जिन लोगों ने एप्लीकेशन 7 जनवरी और 14 जनवरी के दरमियान किया माइट भी उनकी एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिले हो। नाज़रीन, इसी के साथ टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। थैंक यू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। वहीं से शुरू करते हैं इमिग्रेशन लॉ अपडेट्स का सिलसिला जहां पे हमने छोड़ा था ब्रेक से पहले।
और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट इमिग्रेशन लॉ अपडेट की तरफ। नाज़रीन, ये जो अपडेट है ये है मेरे पास लेगेसी केसेस के हवाले से। नाज़रीन, जिस तरह आप में से अगर जो नाज़रीन ये प्रोग्राम देखते हैं, मुझे यकीन है उन्हें पता होगा कि लेगेसी स्कीम क्या है। मैं आपको वैसे बैकग्राउंड बताता चलूँ कि लेगेसी स्कीम होम ऑफिस ने इंट्रोड्यूस की थी 2006 में, और उस वक्त जो टारगेट था उनके पास ये था कि वो तमाम अनरिजॉल्व केसेस सॉल्व करेंगे, और स्पेसिफिकली उन केसेस को जिनका जो लोग यहाँ पे आए उन्होंने असाइलम क्लेम किया, समहाउ उनका केस रिफ्यूज़ हो गया या एक्सेप्ट हो गया, किसी तरह वो यूके ही में रहे, तो सारे अनरिजॉल्व केसेस का उनके पास टारगेट था कि वो सबको रिजॉल्व करेंगे। और जो उस वक्त उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था वो ये था कि विद इन 5 years वो तमाम केसेस कंक्लूड कर देंगे जो समर 2011 तक बनते थे। बट समहाउ होम ऑफिस अभी भी केसेस को कंक्लूड नहीं कर सका, और अभी भी काफ़ी से केसेस पेंडिंग हैं लेगेसी के अंदर। अब पहले क्या हुआ था कि पहले होम ऑफिस ने केस रेजोल्यूशन डायरेक्टरेट बना दिया था जो केसेस देख रहा था लेगेसी स्कीम के अंदर। बट रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक होम ऑफिस ने एक ही डिपार्टमेंट बना दिया जिसे केस एश्योरेंस एंड ऑडिट यूनिट कहते हैं, जो लिवरपूल में बेस्ड हैं। वो तमाम केसेस अब देख रहे हैं लेगेसी के मतलब। एक और जो चेंज आई थी लेगेसी स्कीम के अंदर वो ये थी कि इनिशियली काफ़ी सारे लोगों को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दिया गया है इस स्कीम के अंदर। उसके बाद होम ऑफिस ने अचानक से लीव टू रिमेन इशू करना शुरू कर दी, डिस्क्रिप्शन लीव 3 साल की लोगों को इशू करना शुरू कर दी, और काफ़ी सारे केस रिफ्यूज़ भी करना शुरू कर दिए। जब ये बात आगे चली, एक इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि ये चेंज इन पॉलिसी की बेसिस पे अब लेगेसी के अंदर डिस्क्रिप्शन लीव दे रहे हैं रादर देन इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। एक और मैं आपको बताता चलूँ जो लेगेसी के केसेस के मतलब इंफॉर्मेशन वो ये है कि अगर आप सोचते हैं कि आपका केस स्टिल पेंडिंग है, आपने अभी भी कोई होम ऑफिस से कोई रिस्पांस नहीं आपको दिया, तो आपको चाहिए कि आप एक लेटर केस एश्योरेंस एंड ऑडिट यूनिट को एज सून एज पॉसिबल भेज दें और देखिए क्या रिस्पांस आता है। इसी तरह एक और जो आजकल काफ़ी इमिग्रेंट्स को मुश्किलात का सामना है वो ये है कि एक कैपिटल कंपनी है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था होम ऑफिस की जानिब से, वो लेटर लिख रहे हैं इमिग्रेंट्स को कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट किया जाए और यूके छोड़ के चले जाएं एज सुन एज पॉसिबल। अब मसला ये हुआ है कि कुछ डिटेल जो है होम ऑफिस ने कैपिटा को गलत दे दिए, कुछ डिटेल उन्होंने उन लोगों की दे दिए जो यूके में सेटल हैं, जिनका कोई इमिग्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, जो लीगल है इस कंट्री में, और कैपिटा ने उनको भी लेटर लिखते हैं जिससे वो बहुत परेशान है। तो अगर आपको कोई इस टाइप का लेटर मिला है और आप लीगल है इस कंट्री में, तो आपको चाहिए आप कैपिटा को कॉन्टैक्ट करके एक्सप्लेन कर दें कि आपका लीगल स्टेटस है, और ताकि आपको वो फर्दर लेटर ना भेजें। अब नाज़रीन, जो कैपिटा और यूके बॉर्डर एजेंसी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सिर्फ हुआ है कि वो ट्रैक करे इलीगल इमिग्रेंट्स को और उनको यहाँ से रिमूव करें, और जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स इस तरह से कि अगर कोई बंदा यहाँ से रिमूव होगा फिर ही कैपिटा को जो है कमीशन मिलेगा, पे मिलेगी। नाज़रीन, इसी तरह मैं आपको एक और इमिग्रेशन लॉ के मतलब अपडेट देता चलूँ। वो ये था कि पिछले साल एक एक्ट आया था लीगल एड सेंटेंसिंग एंड पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 2012। ये जो एक्ट है इसने लीगल एड को बहुत चेंज किया है, बहुत सी अमेंडमेंट्स और बहुत से चेंजेस आ गए हैं लीगल एड सिस्टम के अंदर। अब लीगल एड वो उन लोगों के लिए होती है जो अपना केस जो है खुद सपोर्ट नहीं कर सकते, लीगल एडवाइस के लिए, लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए वो गवर्नमेंट से फंडिंग लेते हैं। अब उसका क्राइटेरिया काफ़ी मुश्किल कर दिया एट प्रेजेंट, और इमिग्रेशन केसेस के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है लीगल एड के लिए अप्लाई करना या गवर्नमेंट से फंडिंग लेना किसी इमिग्रेशन केस के मतलब। इसी तरह पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो लीगल एड काम करती थी, वो ऑर्गेनाइजेशन भी पिछले साल बंद हो गई है। तो अब इमिग्रेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल है, और मज़ीद चेंजेस जो हैं वो 1 मई 2012 से लागू होंगी लीगल एड के मतलब।
नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम के इस सेगमेंट का टाइम होता है ख़त्म। ब्रेक के उस पार मिस्टर अली मिलेंगे आपको आपके सवालात के साथ। थैंक यू। नाज़रीन, इम्तियाज़ अली लंदन से आपको सवाल जवाब के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है। इससे पहले अदील मलिक आपको लीगल अपडेट्स दे रहे थे। उम्मीद है कि आपने उनके प्रोग्राम से इस्तेफादा किया होगा। हम फौरी तौर पे वक्त ज़ाया किए बगैर मुखातब होते हैं मिस्टर अबरार से। अबरार ये कहते हैं कि वो यूके में एज ए स्टूडेंट आए थे, फिर चंद साल पहले उन्होंने यहाँ से अप्लाई किया था एक्सटेंशन के लिए। टियर 1 जर्नल माइग्रेंट के तौर पे उन्होंने अप्लाई किया था और उस वक्त उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी। और रिफ्यूज़ल की रीज़न यूके बॉर्डर एजेंसी ने ये बताई थी कि वो लोग सेटिस्फाई नहीं थे कि इनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं। जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने अपनी एप्लीकेशन की सपोर्ट में सबमिट किए थे, उन डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन ना समझते हुए उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी। लेकिन उस वक्त उनके पास अपील का राइट नहीं था क्योंकि उनके पास स्टूडेंट वीज़ा वैलिड मौजूद था। तो अबरार ये कहते हैं कि फिर उसके बाद जब उनका वीज़ा एक्सपायर होने लगा, जो उनकी स्टूडेंट की लीव थी वो एक्सपायर होने लगी, तो उस वक्त उन्होंने फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो उनकी वो एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ हो गई थी। और उस रिफ्यूज़ल की रीज़न यूके बॉर्डर एजेंसी ने ये बताई कि उन्होंने अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन के साथ जो कि बोगस या फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, तो इस वजह से डिसेप्शन के ग्राउंड पे उनकी एप्लीकेशन यूके बॉर्डर एजेंसी ने रिफ्यूज़ कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की। तो ये कहते हैं कि कोर्ट में उन्होंने जज साहब को सेटिस्फाई कर दिया था कि उनकी प्रीवियस एप्लीकेशन के साथ बोगस या फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बल्कि उन्होंने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाए थे। लेकिन यूके बॉर्डर एजेंसी ने सही तरीके से उनकी वेरिफिकेशन नहीं की थी। वो ये कहते हैं कि कोर्ट उनकी दलील को उसने इत्फाक किया कोर्ट ने और उनकी अपील सक्सेसफुल हो गई थी। और उसके बाद जब उनकी अपील सक्सेसफुल हो गई तो फिर यूके बॉर्डर एजेंसी ने 6 महीने लगा दिए उनके मैटर पे डिसीजन करते हुए। और 6 महीने के बाद उन्होंने इनसे फ्रेश कैश लेटर मांगा और फ्रेश बैंक स्टेटमेंट्स मांगी। तो अबरार ये कहते हैं कि उन्होंने कैश लेटर तो यूके बॉर्डर एजेंसी को भेज दिया था, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट्स उन्होंने सबमिट की थी वो सही नहीं थी, वो जेन्युइन नहीं थी, क्योंकि वो रेलेवेंट बैंक ने कंफर्म किया कि वो बैंक स्टेटमेंट्स सही नहीं थी। तो इस ग्राउंड पे अब उनकी एप्लीकेशन दोबारा रिफ्यूज़ हो गई है। आल्दो कि उनके पास अपील का राइट भी है और उन्होंने अपील भी लॉन्च कर दी है। तो अबरार ये पूछना चाहते हैं कि अब उनके केस में सक्सेस का कितना चांस है। तो अबरार आपने बड़ी तफसील से अपना मैटर हमें बताया है और मैंने कोशिश की है कि वो सारी चीज़ें रिपीट करूँ ताकि आपको भी और नाज़रीन को भी सारी बात की समझ आ जाए। अब आपकी जो प्रीवियस एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी तो वो आपको पता है किसी वजह से हुई थी कि यूके बॉर्डर एजेंसी ने ये समझा था कि आपने उनको डिसीव करने की कोशिश की है और आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। लेकिन बाद में जब आपने अपील की और आपने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया तो कोर्ट ने आपकी अपील एक्सेप्ट कर ली थी और उसके बाद आपका मैटर क्लियर हो गया था, आपका नाम क्लियर हो गया था। अब जब यूके बॉर्डर एजेंसी ने आपको दोबारा स्टे देना चाहा, वो जो कोर्ट की फाइंडिंग थी उसके हिसाब से, तो उन्होंने बिल्कुल आपसे फ्रेश कैश मांगा और बैंक स्टेटमेंट्स मांगी। जो कि कैश लेटर वो इसलिए मांगते हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आप करंटली किस कोर्स में पढ़ रहे हैं और जितना आपका कोर्स का ड्यूरेशन होता है उतनी ही आपको लीव ग्रांट होती है। और बैंक स्टेटमेंट उन्होंने इसलिए मांगी है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आप फंडिंग की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं या नहीं। लेकिन आपकी बदकिस्मती है कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट सबमिट की वो जेन्युइन नहीं थी। तो ऐसी सूरत में आपकी अपील की कामयाबी का चांस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कानून में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं या आप कोई बोगस डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं या अगर आप कोई गलत स्टेटमेंट देते हैं इन सपोर्ट ऑफ योर एप्लीकेशन व फर्दर लीव टू रिमेन, तो उसमें ये होता है कि वो एप्लीकेशन, उसमें रिफ्यूज़ल मैंडेटरी है, वो एप्लीकेशन हर हाल में रिफ्यूज़ होती है और फिर किसी कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं होती कि वो उस अपील को एक्सेप्ट कर सके। हाँ, अगर आप कोर्ट में ये प्रूव कर देते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल जेन्युइन थी, वो गलत नहीं थी, तो फिर तो अपील की कामयाबी का चांस होता है। लेकिन जैसे कि आपने फरमाया है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट सही नहीं थी, तो इसका मतलब है कि आप ये कोर्ट में ये साबित नहीं कर सकते हैं कि आपने जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट सबमिट की थी और बोगस डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बुनियाद पे आपकी इस अपील में कामयाबी का चांस बहुत कम नज़र आता है। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगा कि कोर्ट में जाने से पहले किसी अच्छे से सोलिसिटर से मिलकर इस बारे में फर्दर एडवाइस आप ज़रूर ले लें। उसके बाद मिस्टर आर पटेल कहते हैं कि वो भी एज ए स्टूडेंट यूके में आए थे और 18 महीने पहले उन्होंने फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था। उन्होंने अपने स्टूडेंट वीज़ा में एक्सटेंशन के लिए की एप्लीकेशन यूके बॉर्डर एजेंसी में सबमिट की थी। वो ये कहते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट करने के फ़ौरन बाद उनके कॉलेज का लाइसेंस रिवोक हो गया था और जिसके नतीजे में उनका कॉलेज क्लोज़ हो गया था। तो उन 18 महीनों में ये कहते हैं कि इन्होंने कभी भी ना तो किसी कॉलेज में गए हैं, ना इन्होंने किसी दूसरे कॉलेज में अपने आप को इनरोल किया है
और ये बस फुल टाइम काम करते रहे हैं। तो अब अचानक इनको यूके बॉर्डर एजेंसी से लेटर मिला है जिसमें उन्होंने बताया है कि इनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है और आल्दो इनके पास अपील का राइट है। तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये अपील करते हैं तो इसमें कामयाबी का कितना चांस होगा। तो मिस्टर पटेल, आपने बिल्कुल मिस्टेक की है कि आप चूँकि स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को कानून पाबंद करता है कि आप एक हफ्ते में कम से कम 15 घंटे तक आप ज़रूरी है कि आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को अटेंड करें या अपने जो भी आपका इदारा है आप उसमें रेगुलरली जाएं कम से कम 15 घंटे एक हफ्ते में। अब अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपका कॉलेज क्लोज़ हो गया था तो इसमें बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और कानून भी यही कहता है कि स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपका कॉलेज क्लोज़ हो जाता है या उसका लाइसेंस रिवोक हो जाता है या किसी वजह से आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी फंक्शनल नहीं रहते तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 60 डेज़ के अंदर अंदर आप किसी दूसरे कॉलेज में इनरोल होकर होम ऑफिस को या यूके बॉर्डर एजेंसी को नई एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो आपका स्टे बिल्कुल लीगल कंसिडर किया जाता है। लेकिन आपने चूँकि बिल्कुल किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अपने आप को इनरोल नहीं किया और ना ही आपने स्टडी किया तो ये बिल्कुल रूल्स की वायलेशन है। तो ऐसी सूरत में आपकी अपील की कामयाबी के चांसेस कम नज़र आते हैं। तो इसमें मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं सब नाजरीन को ये मशवरा दूंगा या ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कि अगर किसी भी स्टेज पे आपका कॉलेज क्लोज़ हो जाता है तो आपको चाहिए कि एज सुन एज़ पॉसिबल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज़ के अंदर आप फ़ौरन किसी लाइसेंस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इनरोल हों और फिर यूके बॉर्डर एजेंसी को इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म करने का तरीका यही होता है कि आप वहाँ प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिट करें, आप रूल की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करें, तो इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी ऐसे भी हमने देखा है कि अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है और आपका कॉलेज क्लोज़ हो गया है तो आप किसी भी दूसरे कॉलेज में जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि उनको कॉलेजेस इनरोल नहीं करते क्योंकि उनका पासपोर्ट उनके पास नहीं होता है। तो ऐसी सूरत में भी घबराने की कोई बात नहीं होती है। अगर आप यूके बॉर्डर एजेंसी को लेटर लिखें और उनको ये बात बताएं कि उनका आपका कॉलेज क्लोज़ हो गया है और कोई दूसरा कॉलेज आपको इनरोल नहीं कर रहा है तो आपको यूके बॉर्डर एजेंसी फ़ौरन आपको एक लेटर लिख देती है जिसमें वो लोग आपको अथराइज़ कर दें, आपको परमिशन देते हैं कि आप बिल्कुल किसी दूसरे कॉलेज में इनरोल हो सकते हैं और वो लेटर दिखा के आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। लेकिन अब मिस्टर पटेल ने चूँकि बिल्कुल अपने आप को इनरोल किया ही नहीं, इन्होंने किसी तरह की कोई स्ट्रगल नहीं किया है और बिल्कुल ये पिछले 1.5 साल से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बिल्कुल ही नहीं जाते रहे हैं। तो ऐसी सूरत में चूँकि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है तो इस वजह से इनकी अपील की कामयाबी के चांसेस कम नज़र आते हैं। मिस्टर सईद कहते हैं कि उन्होंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया था 5 महीने पहले, लेकिन अभी तक उनको होम ऑफिस की तरफ से कोई लेटर नहीं मिला और ना ही इनको वहाँ से कोई एक्नॉलेजमेंट मिली है। तो ये कहते हैं कि इनको बड़ी टेंशन है कि इनकी एप्लीकेशन का क्या हो रहा है, ये होम ऑफिस को मिली भी है या नहीं मिली है, इनकी एप्लीकेशन सिस्टम में है भी या कि नहीं है। तो मिस्टर सईद, आपने बताया नहीं है कि आपने किस ग्राउंड पे अप्लाई किया था, लेकिन आपने अगर इंडेफिनिट लीव या किसी भी तरह की एप्लीकेशन आपने सबमिट की है या किसी भी साहब या साहिबा ने अगर कोई एप्लीकेशन सबमिट की है तो आमतौर पे यूके बॉर्डर एजेंसी उसको एक्नॉलेज करती है। लेकिन बहुत केसेस में हमने ये देखा है और हमारे मुशाहिदे में ये आया है कि एक्नॉलेजमेंट्स मिलती नहीं है। या तो होता है कि यूके बॉर्डर एजेंसी की तरफ से वो डिस्पैच ही नहीं होती हैं और कभी अगर होती हैं तो हो सकता है कि वो बाई चांस आप तक ना पहुँच सकें या कभी उन पर डिटेल सही नहीं होती हैं। तो इत्फाकन ऐसा पॉसिबल होता है। तो इसमें अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो इसमें और आपको ये मेक श्योर करना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके होते हैं कि आपको ये पता चले कि एप्लीकेशन यूके बॉर्डर एजेंसी को मिल गई या नहीं। पहला तो आप बिल्कुल रिकॉर्डेड डिलीवरी या स्पेशल डिलीवरी से रॉयल मेल से चेक कर सकते हैं, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन वहाँ कब डिलीवर हुई थी। ये तो एक बात हुई। और ख़ास तौर पर जब आप यूके बॉर्डर एजेंसी की फ़ी पे करते हैं वो आप 2 तरीक़ों से पे कर सकते हैं, या तो आप चेक से पे करते हैं या आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं। तो आप बिल्कुल अपने बैंक से फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पेमेंट यूके बॉर्डर एजेंसी ने कलेक्ट कर ली है या कि नहीं किया, क्योंकि एप्लीकेशन मिलने के फ़ौरन बाद वो लोग पेमेंट कलेक्ट कर लेते हैं या चंद दिनों के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपकी पेमेंट उन्होंने कलेक्ट कर लिया है तो फिर आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सिस्टम में है। लेकिन अगर 5 महीने से आपको कोई जवाब नहीं आया है तो आप बिल्कुल उनको एक लेटर लिख के एक रिमाइंडर भेज सकते हैं और वो लोग आपको कंफर्म कर देंगे कि आपकी एप्लीकेशन किस स्टेज पे है। लेकिन आजकल वैसे आपको ज़हन में रखना चाहिए कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं इंडेफिनिट लीव के लिए या एक्सटेंशन के लिए या किसी भी तरह की वेरिएशन के लिए तो उसमें खासा लंबा टाइम लग जाता है। मैंने बहुत सी ऐसी एप्लीकेशनें देखी हैं जिनमें 6 महीने से लेके 1 साल तक का टाइम लग जाता है। तो अगर इसमें आपकी एप्लीकेशन में टाइम लग रहा है तो इसमें बड़ी वाली कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल इस वक्त यूके बॉर्डर एजेंसी का एक नॉर्मल प्रोसेस है, ये उनका नॉर्मल प्रोसीजर है।
सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि वो यहाँ स्टूडेंट वीज़े पे आए थे, लेकिन उनको काम की परमिशन नहीं है क्योंकि वो कॉलेज के स्टूडेंट हैं और उनको जो उनका वीज़ा जब उनको इशू हुआ था इंडिया से तो उस पर लिखा गया था कि उनको काम की परमिशन नहीं है। तो ये कहते हैं कि उन्होंने अब यहाँ शादी कर ली है एक ब्रिटिश सिटीज़न से, लेकिन उनकी वाइफ भी काम नहीं करती हैं। तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या वो शादी की ग्राउंड पे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सुरेंद्र सिंह इस सिलसिले में अनफॉर्चुनेटली आप शादी की ग्राउंड पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूल की ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी स्पॉन्सर या आपकी वाइफ जो है वो काम करें और उनकी इनकम कम से कम 18,600 पाउंड होनी चाहिए एक साल की इनकम। तो उनके लिए काम करना ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको काम की परमिशन हो और वो भी काम करती हो तो आपकी कलेक्टिव इनकम भी कंसिडर हो सकती है, लेकिन इनकम के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, उसका एक और हल भी है, लेकिन वो हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हम बात कर रहे थे सुरेंद्र सिंह से, और जैसे कि सुरेंद्र सिंह को भी काम की परमिशन नहीं है और ये काम नहीं करते और इनकी वाइफ भी काम नहीं करती हैं, तो इस वजह से ये शादी की ग्राउंड पे तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि एक और तरीका होता है कि अगर आपके पास या आपकी वाइफ के पास सेविंग्स हैं, अगर आपके पास 18,600 पाउंड आपके या आपकी वाइफ के अकाउंट में है पिछले 6 महीने से, तो फिर भी आप शादी की ग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी ये दो चीज़ें आपको ज़हन में रखनी चाहिए, या तो आपकी वाइफ की आपकी कलेक्टिव इनकम 18,600 पाउंड होनी चाहिए और आपकी इनकम उसी सूरत में कंसीडर होती है जब आपको काम की परमिशन हो, या फिर आपकी वाइफ के अकाउंट में 18,600 पाउंड पिछले 6 महीने से अगर पड़े हुए हैं तो फिर आप इस ग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप शादी की ग्राउंड पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। बलकार सिंह कहते हैं कि वो यहाँ 10 साल पहले आए थे और उन्होंने असाइलम क्लेम किया था। उनके असाइलम की एप्लीकेशन उस वक्त रिफ्यूज़ हो गई थी और उनकी अपील भी डिसमिस हो गई थी। बलकार सिंह ये कहते हैं कि उन्होंने यूके बॉर्डर एजेंसी को कुछ साल पहले रिक्वेस्ट की थी कि वो लेगेसी प्रोग्राम में इनके केस को दोबारा कंसीडर करें, और उन्होंने इनके केस को दोबारा कंसीडर किया, लेकिन उन्होंने इनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी, जिसके खिलाफ क्योंकि इनके पास अपील का राइट नहीं था, तो बलकार सिंह ने उस मैटर को जुडिशल रिव्यू के ज़रिए हाई कोर्ट में चैलेंज किया। लेकिन वही कहते हैं कि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने भी उनका जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है। तो ये पूछना चाहते हैं कि अब वो चूँकि बहुत लंबे टाइम से यूके में रह रहे हैं और अब वो वापस इंडिया नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने एक लाइफ इस्टेब्लिश की हुई है। वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या हाई कोर्ट के रिफ्यूज़ल के बावजूद वो यूके बॉर्डर एजेंसी में कोई नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड पे। तो बलकार सिंह, बिल्कुल आप नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर आपके पास एविडेंस है और आप ये साबित कर सकते हैं कि आपने यहाँ एक लाइफ इस्टेब्लिश कर ली है और अपने कंट्री के साथ आपके कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो बिल्कुल आप यूके बॉर्डर एजेंसी में ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और ये उनकी डिस्क्रिप्शन होती है, अगर वो लोग आपके हालात से या आपकी एप्लीकेशन या आपके डॉक्यूमेंटेशन या आपकी जो आप एविडेंस सबमिट करेंगे, अगर उससे वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं तो बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकती है। तो आप यकीनी तौर पर आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उसका मेरिट पे डिसीजन होगा, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के रिफ्यूज़ होने से आप ये पाबंदी नहीं लग जाती कि आपको नई एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर सकते हैं। नई ग्राउंड पे आप कोई नई एप्लीकेशन बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं और उसका डिसीजन उसके केस के मेरिट के हिसाब से यूके बॉर्डर एजेंसी करेगी। राबिया खान ये कहती हैं कि ये भी 10 साल पहले यूके में आई थी, अफ़गान नेशनल हैं। तो राबिया कहती हैं कि उन्होंने असाइलम क्लेम किया था, उस वक्त उनके असाइलम की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब लेगेसी का प्रोग्राम शुरू हुआ तो उसके फ़ौरन बाद चूँकि नया प्रोग्राम था, तो यूके बॉर्डर एजेंसी ने इनके केस को रिव्यू करके इनको इंडेफिनिट लीव ग्रांट कर दी थी। और उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया और ये नेचुरलाइज भी हो गई थी एज ए ब्रिटिश सिटीज़न, और इन्होंने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पर कुछ मरतबा ट्रैवल भी किया है। तो राबिया ये कहती हैं कि अब कुछ दिन पहले इनको यूके बॉर्डर एजेंसी से एक नोटिस मिला है जिसमें इनको लिखा गया है कि वो लोग इनकी ब्रिटिश नेशनलिटी को कैंसिल करने पे गौर कर रहे हैं और उन्होंने इनसे ब्रिटिश पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। तो और इन्होंने इनसे जवाब मांगा है कि ये बताएं कि इनकी ब्रिटिश नेशनलिटी कैंसिल क्यों ना की जाए, और साथ रीज़न कैंसिल करने की ये बताई गई है कि वो ये कहते हैं कि यूके बॉर्डर एजेंसी बिलीव करती है कि ये अफ़गान नेशनल नहीं है बल्कि ये
पाकिस्तानी नेशनल है और इन्होंने डिसेप्शन से लीव ली है। तो राबिया खान, जहाँ तक इस नोटिस का तल्लक है तो बिल्कुल यूके बॉर्डर एजेंसी किसी भी नेचुरलाइज शख्स या आदमी या औरत को या किसी को भी ऐसा नोटिस इशू कर सकती है, लेकिन ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि ऐसा नोटिस आम हालात में इशू नहीं किया जाता, कि उसी सूरत में इशू किया जाता है जब यूके बॉर्डर एजेंसी के पास सफिशेंट एविडेंस हो। तो आपकी जो नोटिस आपको मिला है इससे लगता यही है कि यूके बॉर्डर एजेंसी के पास सफिशेंट एविडेंस है कि आप अफगान नेशनल नहीं हैं बल्कि आप पाकिस्तानी नेशनल हैं और आपने शुरू में गलत इन्फॉर्मेशन देखी तो अपना केस सबमिट किया था। तो ऐसी सूरत में बिल्कुल ये नोटिस इशू होता है और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप उनको सेटिस्फाई करें कि आपने डिसेप्शन से नेशनलिटी या इमिग्रेशन स्टेटस नहीं लिया बल्कि आपने ईमानदारी से लिया था। तो आपके सारे सर्कमस्टांसेस वो लोग कंसिडर करेंगे और उसके बाद वो फाइनल डिसीजन करेंगे। तो इसमें ये होता है कि फौरी तौर पे आमतौर पे ये पासपोर्ट तो सस्पेंड हो जाता है, लेकिन आपका जो ब्रिटिश नेशनलिटी का स्टेटस है वो सस्पेंड नहीं होता है। उसके बारे में पूरी इंक्वायरी होगी और उसके बाद यूके बॉर्डर एजेंसी उसका कोई डिसीजन करेगी। और अगर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन, आपकी ब्रिटिश नेशनलिटी को वो लोग कैंसिल कर दें तो उसके खिलाफ आपके पास अपील का राइट भी होता है। तो बहरहाल एक लेंथी प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नोटिस इशू होना इटसेल्फ ये मामूली बात नहीं होती है, बल्कि ये एक्सट्रीम हालात में या बहुत सीरियस हालात में ऐसा नोटिस इशू किया जाता है। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप किसी फौरी तौर पे किसी अच्छे सॉलिसिटर से मिलें और उनके साथ ये मैटर आप ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करें ताकि आपको प्रॉपर लीगल एडवाइस मिल सके। हाफिज़ फाजल कहते हैं कि उनकी एक यूरोपियन सिटीज़न के साथ शादी हुई थी और इस ग्राउंड पर उन्होंने एप्लीकेशन होम ऑफिस में डाली थी और उनको 5 साल का रेजिडेंस परमिट मिल गया था। तो हाफिज़ फाजल ये कहते हैं कि वो कभी भी अपनी वाइफ के साथ नहीं रहे, बल्कि शादी के फ़ौरन बाद ही उनकी सेपरेशन हो गई थी और उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई थी और अब इनको पता नहीं है कि इनकी वाइफ कहाँ है। तो अब ये कहते हैं कि इनका रेजिडेंस परमिट एक्सपायर होने के करीब है, चूँकि इनके 5 साल पूरे हो गए हैं। तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या इनको शादी की ग्राउंड पे इंडेफिनेट लीव मिल सकती है। तो हाफिज़ फाजल, अनफॉर्चुनेटली आपको इंडेफिनेट लीव शादी की ग्राउंड पे नहीं मिल सकती है, क्योंकि अगर शादी की ग्राउंड पे किसी को भी लीव ग्रांट होती है, अगर आपकी वाइफ यूरोपियन है या ब्रिटिश है या यूके में सेटल्ड हैं, तो उसकी पहली कंडीशन यही होती है कि कपल को एक साथ रहना होता है एक सर्टेन पीरियड तक। तो अगर आप एक साथ बिल्कुल ही नहीं रहे हैं और आपके पास इस चीज़ की एविडेंस नहीं है और वाइफ आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं शादी की ग्राउंड पे। हाँ, आप किसी डिफरेंट ग्राउंड पे अगर अप्लाई करना चाहें तो हो सकता है कि आप किसी डिफरेंट ग्राउंड पे क्वालिफाई कर सकें, लेकिन चूँकि मुझे आपके केस की बाकी बैकग्राउंड का पता नहीं है तो बेहतर यही होगा कि आप मुकामी तौर पर किसी अच्छे से सॉलिसिटर से मिलकर इन डिटेल अपना केस डिस्कस कर लें। लेकिन लगता यही है, जो आपने हालात बताए हमें शॉर्ट, उसमें लगता यही है कि शादी की ग्राउंड पे तो आपको, या जो आपको पहला जो रेजिडेंस परमिट मिला था उसकी ग्राउंड पे तो आपको इंडेफिनेट लीव नहीं मिलने वाली। तो आप बेहतर यही होगा कि आप इन डिटेल प्रॉपर लीगल एडवाइस ले लें। उसके बाद मिस्टर कलीम कहते हैं कि वो यूके में एज ए स्टूडेंट आए थे और फिर वो यहाँ ओवर स्टे हो गए थे और उनको यूके बॉर्डर एजेंसी ने डिटेन कर लिया था और इससे पहले कि उनको रिमूव किया जाता उन्होंने असाइलम क्लेम कर लिया था। कलीम कहते हैं कि उनके असाइलम की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी, लेकिन उनके पास अपील का राइट नहीं था, क्योंकि यूके बॉर्डर एजेंसी ने या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उनके क्लेम को अनफाउंडेड डिक्लेयर किया था। तो उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने यूके बॉर्डर एजेंसी के डिसीजन को हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया था जुडिशल रिव्यू के ज़रिए, और हाई कोर्ट ने भी उनकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया था और उस पर लिखा हुआ था कि उनका केस टोटली विदाउट मेरिट है। तो वो कहते हैं कि उनकी यकीनी तौर पे उनकी जान को पाकिस्तान में ख़तरा है और वो किसी भी सूरत में वापस नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो अभी डिटेंशन में। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी सूरत में उनको क्या करना चाहिए। तो कलीम, जैसा कि आपने बताया है कि आपकी एप्लीकेशन जब रिफ्यूज़ हुई तो उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने उसको बिल्कुल अनफाउंडेड डिक्लेयर किया, जिसका मतलब है कि उन्होंने आपके केस को बिल्कुल ही बेबुनियाद समझा है और ये यूके बॉर्डर एजेंसी या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेटिस्फाई नहीं थे कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सही है। और फिर जब आपने जुडिशल रिव्यू किया तो वो भी डिसमिस हो गया और उसमें हाई कोर्ट ने भी उसको विदाउट मेरिट कहा। तो इसका मतलब यही है कि आपके केस में बिल्कुल कोई जान नहीं है, जो बात आप कह रहे हैं वो आप साबित नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आप ये कहते भी हैं कि आपकी जान को ख़तरा है तो उस बात की वैल्यू नहीं है, चूँकि एक कम्पिटेंट अथॉरिटी यानी यूके बॉर्डर एजेंसी ने और ख़ास तौर पर हाई कोर्ट ने अगर आपके केस को डिसमिस किया है तो इसका मतलब यही है कि आप अपना केस प्रूव नहीं कर सके हैं। लेकिन
अगर आप ये समझते हैं कि वाकई आपको जान को ख़तरा है और आपके पास इस चीज़ की सफिशिएंट एविडेंस है, तो एक बात है कि आप यूके बॉर्डर एजेंसी को रिव्यू करने के लिए बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आप जो भी आपके पास एविडेंस है जिससे आप साबित कर सकें अपना क्लेम, वो सारी की सारी एविडेंस आप उनको दें और आप उनको रिव्यू करने के लिए कह सकते हैं, तो बिल्कुल आपके केस को वो लोग रिव्यू करेंगे किसी भी तरह का फाइनल डिसीजन लेने से पहले। उसके बाद रमन कुमार कहते हैं कि उनकी वो स्टूडेंट के तौर पे यूके में आए थे और उनकी यहाँ ब्रिटिश सिटीज़न के साथ शादी हुई थी। वो कहते हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया और यूके बॉर्डर एजेंसी ने बहुत लंबा टाइम ले लिया था उनकी एप्लीकेशन पे डिसीजन करते हुए, और उस दौरान में उनकी शादी टूट गई थी और उनकी वाइफ ने डाइवोर्स ले ली थी। और फिर उनकी वाइफ ने यूके बॉर्डर एजेंसी को इन्फॉर्म भी कर दिया था कि वो इनकी एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि इनकी डाइवोर्स हो चुकी हुई है। रमन कुमार ये कहते हैं कि इस ग्राउंड पे यूके बॉर्डर एजेंसी ने उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी थी कि चूँकि कपल एक साथ नहीं रहता, वाइफ इनको सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन इनके पास अपील का राइट था जिसके खिलाफ इन्होंने अपील की और कोर्ट में इनकी अपील सक्सेसफुल हो गई। तो वो ये कहते हैं कि जब इनकी अपील सक्सेसफुल हो गई उसके खिलाफ यूके बॉर्डर एजेंसी ने किसी तरह की अपील नहीं की और बल्कि 6 महीने के बाद उन्होंने इनको 2 साल की लीव ग्रांट कर दी। तो रमन कुमार ये कहते हैं कि ये बहुत खुश थे कि अब इनको 2 साल की लीव मिल गई है, लेकिन लीव मिलने के 1 हफ्ते के बाद इनको यूके बॉर्डर एजेंसी से दूसरा नोटिस मिला है जिसमें उन्होंने इनकी लीव कर्टेल कर ली है। और उस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि चूँकि इनकी शादी ब्रेक डाउन हो गई है और इस वजह से ये रूल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, उन्होंने इनका लीव कैंसिल करके दिया। अब इनके पास दोबारा अपील का राइट तो है, तो वो ये पूछना चाहते हैं कि अब इनकी अपील में सक्सेस का चांस कितना है। तो रमन कुमार लगता यही है कि यूके बॉर्डर एजेंसी का एक्शन तो कानून के हिसाब से बिल्कुल ठीक है और अमूमन उनको ऐसा ही करना चाहिए था। जब आपकी एप्लीकेशन आपने शादी की ग्राउंड पे यहाँ रहने के लिए अप्लाई किया था और आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ इस वजह से हुई थी कि आपकी वाइफ आपको सपोर्ट नहीं करती और आपकी मैरिज ब्रेक डाउन हो गई थी, और उसके बाद जब आपकी अपील का एक्सेप्ट होना थोड़ा सा समझ से बालातर है। पता नहीं क्या है कि वो जज साहब ने आपकी अपील किस ग्राउंड पे एक्सेप्ट की थी, चूँकि वो अपील की कापी मेरे पास नहीं है, ना ही वो डिसीजन मैंने पढ़ा है, लेकिन उस पर आमतौर पर यही होता है कि अगर यूके बॉर्डर एजेंसी किसी अपील के डिसीजन के खिलाफ अपील नहीं करती या फर्दर अपील नहीं करती है तो वो लोग फिर बाउंड होते हैं कि वो उस डिसीजन पे अमल करें। तो उन्होंने उस डिसीजन पे तो अमल किया जिसके हिसाब से उन्होंने आपको लीव ग्रांट कर दी थी, लेकिन चूँकि आपके सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए हैं और आप अपनी वाइफ के साथ नहीं रहते हैं, तो ये बिल्कुल यूके बॉर्डर एजेंसी के पास ये पावर है कि अगर किसी की शादी ब्रेक डाउन हो जाती है और शादी की ग्राउंड पर उनको लीव ग्रांट हो जाती है और उसके बाद शादी टूट जाती है किसी भी स्टेज पर, तो वो वीज़ा बिल्कुल कैंसिल हो सकता है जैसे कि आपके साथ हुआ है। तो इसमें आपके पास अपील का राइट तो है, यकीनी तौर पर आप अपील कर सकते हैं, और जब भी आपका मैटर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट आपके सारे सर्कमस्टांसेस देख के तो आपके केस का बिल्कुल डिसीजन करेगी। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपील करने से पहले या कोर्ट में जाने से पहले इस बारे में किसी अच्छे सॉलिसिटर से मिलकर लीगल एडवाइस ज़रूर ले लें। तो नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते इसी टाइम फिर हम दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। आप अपना और सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए गुड बाय।